नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। आशा है आप सभी बढ़िया होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि आरएस का नोटिफिकेशन आ गया है और उसके प्री की परीक्षा की डेट भी अनाउंस हो गई है। आज हम इस कक्षा में बात करेंगे पीएसआई के सिलेबस पर, क्योंकि जल्द से जल्द आपके पीएसआई की परीक्षा भी आने वाली है। नोटिफिकेशन आपके आ जाएगा और आप मान के चलिए 1-2 महीने में ये हो जाना चाहिए, इसकी पूरी संभावना है। आज हम पीएसआई के सिलेबस पर बात करेंगे कि क्या क्या पूछा जाता है उसमें, और उसके कुछ विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर भी हम बात करेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि ये परीक्षा कितने चरणों में होती है, इस पूरी भर्ती में क्या क्या होता है, उस पर हम थोड़ी सी एक बार दृष्टि डाल लेते हैं। पीएसआई जो आपके परीक्षा है इसमें 3 चरण है। कितने चरण है भाई? 3 चरण। पहला चरण होता है परीक्षा, दूसरा चरण होता है आपके फिजिकल, और तीसरा चरण होता है इसमें आपके इंटरव्यू। परीक्षा होती है आपके 400 नंबर की, और फिजिकल होता है आपके 100 नंबर का, और इंटरव्यू में आपके अंक होते हैं 50। कितने अंक होते हैं भाई? 50। जो फिजिकल है इसके नंबर आपके अंतिम मेरिट जो बनती है उसमें नहीं जोड़े जाते। इसका क्या महत्व है मैं एक बार आपको समझा देता हूं। जैसे 400 नंबर की आपकी परीक्षा होगी और 100 नंबर आपके फिजिकल के होंगे। अगर आपने परीक्षा का जो कट ऑफ है उसको पार कर लिया तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, और फिजिकल होगा आपके 100 नंबर का। फिजिकल और आपके परीक्षा का नंबर जोड़कर आपके इंटरव्यू कॉल होगा, आपके इंटरव्यू कॉल होगा। और जो अंतिम मेरिट बनेगी वो आपके 400 परीक्षा के और 50 आपके इंटरव्यू के 450 नंबरों की आपके नंबरों में से आपके अंतिम मेरिट बनेगी। तो आपने इसको समझ लिया होगा कि कैसे चलेगा ये काम। आगे आप समझिए कि जो परीक्षा है वो परीक्षा आपके 2 होती है, 2 पेपर होते हैं इस परीक्षा में आपके। फर्स्ट पेपर आपके होता है हिंदी का, और दूसरा जो आपके पेपर होगा वो होगा आपके जीके का, जनरल नॉलेज। दूसरी स्लाइड ले लेते हैं हम। तो पहला पेपर आपके जो परीक्षा में होगा वो हो जाएगा आपके हिंदी का फर्स्ट पेपर, और दूसरा जो आपके होगा वो होगा जीके का। दोनों समान अंक के हैं, 200 नंबर। दोनों 200 नंबर अपने आप में रखते हैं। एक तरफ आपके पास जीके का बड़ा सिलेबस है और 200 नंबर है, दूसरी तरफ सिर्फ आपको एक सब्जेक्ट पूछा जाता है हिंदी, और जो अंक रखता है 200। तो हिंदी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी पीएसआई परीक्षा के अंदर, क्योंकि जो सेकंड पेपर होता है उसके जो 200 नंबर का है उसमें आप ज्यादा से ज्यादा नंबर 140, 150 इन नंबरों पर भी पहुंचना, ये स्कोर करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इतने नंबर प्राप्त करना सरल नहीं है। परंतु दूसरी तरफ जो आपके हिंदी है उसमें आपके कुछ ही एक टॉपिक है, ज्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस भी नहीं है, कुछ एक टॉपिक है, उनको आप तैयार करके आराम से 160, 170 तक स्कोर कर सकते हैं। तो पीएसआई परीक्षा के अंदर अगर कोई रीढ़ की हड्डी का काम करता है तो वह है हिंदी। 200 नंबर लेके बैठिए, अगर आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दे लें तो आराम से आपकी पीएसआई परीक्षा क्लियर हो सकती है और आप पीएसआई में सिलेक्शन ले सकते हैं। हम इसके सिलेबस पर बात कर लेते हैं कि क्या क्या है जो पूछा जाता है फर्स्ट पेपर में, और कैसे प्रश्न आते हैं उस पर भी हम थोड़ी सी एक चर्चा कर लेते हैं, एक हल्की दृष्टि डाल लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यह आपके हिंदी का जो फर्स्ट पेपर है उसका सिलेबस है। उसमें जो प्रथम बिंदु है वह शब्द रचना। क्या है आपके भाई? शब्द रचना। शब्द रचना के अंदर आपसे संधि,
संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, 4 बिंदु पूछे जाते हैं। संधि है, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ये 4 बिंदु आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा जो बिंदु दिया है इन्होंने वह आता शब्द प्रकार। उसमें आपके सामने तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, 4 प्रकार के आपसे जो शब्दों के स्रोत होते हैं उसके आधार पर ये 4 आपसे बिंदु बांटे गए हैं। उसके पश्चात आपसे पूछा जाता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, संबंध सूचक, ये आपके पूरे अव्यय का ही भाग हो गया, इन्होंने अलग से दे दिया। एक बिंदु छोटा आता है निपात। फिर आपके पास जो शब्द ज्ञान है, जो शब्द ज्ञान है उसमें से जो पर्यायवाची है, विलोम है, शब्द युग्म, अर्थ भेद, व्याख्यांश के लिए एक शब्द, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्दों का विवेक, उपयुक्त शब्द का चयन और संबंधवाची शब्दावली, ये पूछे जाते हैं। इन पर हम आगे कक्षाओं में चर्चा करेंगे, आराम से समझेंगे कि कैसे इनमें हम ज्यादा से ज्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। एक बिंदु है आपके शब्द शुद्धि, ऐसा ही एक बिंदु अलग आएगा आपके वाक्य शुद्धि, वाक्य रचना और व्याकरणिक कोटियां, ये आपने नाम भी कम ही सुने होंगे। जो काल है, वृत्ति है, पक्ष, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, छोटे छोटे बिंदु है, एक एक कक्षा में हमारे खत्म हो जाएंगे। ये वाच्य है, परसर्ग है, बड़ा बिंदु परसर्ग है, इसको समझ लिया तो आपने ये मान के चलिए हिंदी में आपने कम से कम 10 से 15% आपने हिंदी को समझ लिया। बड़ा पॉइंट आता है परसर्ग। लिंग, वचन, पुरुष, ये पूछे जाते हैं। एक आपके इसमें विराम चिन्ह पूछे जाते हैं, आपको वाक्य दे दिया जाता है और विराम चिन्हों के प्रयोग के बारे में भी आपसे पूछा जाता है इस परीक्षा में। मुहावरे हैं और लोकोक्तियां हैं। एक बिंदु है आपके पारिभाषिक शब्दावली, क्या है भाई, पारिभाषिक शब्दावली। तो पारिभाषिक शब्दावली में आपको समान अर्थों वाले शब्द पूछे जाते हैं, जो समान अर्थ रखते हैं हिंदी और इंग्लिश में, अंग्रेजी में, उनको आपसे पूछा जाता है। समान अर्थों वाले आपसे पूछे जाते हैं कि कौन सा शब्द जो हिंदी में भाई आपके इंग्लिश में कौन दोनों समान अर्थ रखते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे इसमें। तो हम एक बार विगत जो परीक्षाएं हैं उनमें जो प्रश्न पूछे गए उन पर एक छोटी दृष्टि डाल लेते हैं, और फिर जैसे जैसे आगे बिंदु हम पढ़ते जाएंगे तो उन पर हम विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। जैसे देखिए ये आपके प्रश्न आया है समास का, तो समास के जो भाग होते हैं उसमें एक भाग आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास होता है, उसमें विशेषण विशेष्य का विशेष्य का कार्य चलता है। माने एक शब्द दिया होगा आपको और उसकी विशेषता बताने वाले शब्द के बारे में पूछा जाता है। ऐसा होने पर हमें जब समास बिंदु पढ़ेंगे तब उसमें एक आएगा कर्मधारय समास, जो विशेषण विशेष्य की भाव रखता है उसको हम समझते हैं कर्मधारय समास। तो इसमें आपसे जो प्रश्न पूछा गया है कि इसमें से किस विकल्प में सभी शब्द कर्मधारय समास के हैं, तो आप देखिए एक बार कि एक तो शब्द आपके पास पन भरा, एक छुट भैया, एक है शुभागमन, शुभ है जो आगमन। शुभागमन का क्या हो जाएगा आपके, शुभ है जो आगमन। आगमन, तो आगमन की विशेषता बता दी यहां पर कि आगमन कैसा है, शुभ है, इसलिए यहां पर कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। वैसे ही इसने एक दूसरा शब्द दे दिया चरण कमल, चरण रूपी कमल, चरण रूपी कमल। यहां पे ये जो हम बार बार बोलने में आ जाता है हमारे चरण रूपी कमल, ये जो समास का विच्छेद होता है ये गलत होता है। कमल रूपी चरण होता है, जो शुद्ध होता है वो क्या होता है, कमल रूपी चरण। और जो चरण कैसे हैं, कमल के समान है। तो चरणों की विशेषता बता दी, पैरों की विशेषता बता दी, तो यहां पर भाई जो 2 नंबर आपके बिंदु है वह इसमें शुद्ध हो जाएगा, आपके सही हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको कर्मधारय समास के उदाहरण पूछे गए हैं और वो आपके किसमें है, दूसरे बिंदु के अंदर है। आगे जैसे और पूछे गए हैं इसमें
उस पर भी हम बात कर लेते हैं। जैसे आपके उपसर्ग का एक प्रश्न पूछ लिया गया है। देखिए, ये मैंने जानबूझकर ये प्रश्न डाला था इसके अंदर, क्योंकि ला उपसर्ग के बारे में आपको 2021 में जो परीक्षा हुई थी पीएसआई की, उसमें पूछा गया था। और एज इट इज ला उपसर्ग के बारे में ही आपको जो आरएएस परीक्षा हुई थी, मुख्य परीक्षा जो 4th पेपर में, उसमें भी आपके ला उपसर्ग से संबंधित दो निर्मित शब्दों को लिखने के लिए कहा गया था। तो आपके देखिए कितना इंपॉर्टेंट, अगर हम पुराने विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न होते हैं उनको देख कर जाते हैं तो कितना फायदा हो जाता है हमें। तो ये एज इट इज इसी प्रकार पूछ लिया गया था आरएएस परीक्षा के अंदर। तो इसके अंदर पूछ लिया गया कि कौन सा कुछ शब्द के अंदर ला उपसर्ग नहीं है, ला उपसर्ग नहीं है, इससे संबंधित। तो आपके जो उपसर्ग होता है बिंदु, उसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो उससे निर्मित शब्द पूछ लिए जाते हैं, या उससे यह कह दिया जाता है कि इसमें से कौन सा शब्द है जिसमें यह उपसर्ग नहीं सम्मिलित है, उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। देखिए एक आपको दे दिया गया अगला, यह भी प्रत्यय से आपके उपसर्ग प्रत्यय से संबंधित प्रश्न है कि लय प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है। तो प्रत्यय में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यह आपके वैकल्पिक परीक्षा है, आपके सामने 4 विकल्प होंगे और आपको ढूंढना पड़ता है कि इनमें से कौन सा शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, और जो सही होता है वहां पर हमें टिक करना पड़ता है। तो जैसे ये पूछा गया है कि किस विकल्प में लय प्रत्यय युक्त शब्द है, कौन सा विकल्प है इनमें से जिसमें लय प्रत्यय युक्त शब्द है, तो कमल अपने आप में एक पूर्ण शब्द है, उसी प्रकार अशल भी अपने आप में पूर्ण शब्द है, सरल भी अपने आप में पूर्ण शब्द है, परंतु नवल जो शब्द है इसमें लय प्रत्यय है, उसमें क्या है, लय प्रत्यय है। ये आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना पड़ता है, उनसे ही इन प्रश्नों का उत्तर सरलता से दिया जा सकता है। जैसे इसमें नव प्लस लय, नवल शब्द हो गया। आपको बता दूं, जैसे हमारी बुकें होती है जो हम प्रेफरेंस पर रखते हैं, प्राथमिकता में रखते हैं, वह राघव प्रकाश होती है। एक जो सोमनदान जी चारण की जो बुक आती है 9th से लेकर 11th वाली 12th वाली, उसमें भी ये दोनों में ही, इन दोनों पुस्तकों में ये उदाहरण नहीं दिया हुआ, परंतु ज्यादा से ज्यादा हमें इनके, अगर हम ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें, ज्यादा से ज्यादा इन पर ध्यान दें, तब ये प्रश्न हम कर पाते हैं। जब शब्दों को तोड़ते हैं तब इस प्रकार के प्रश्न हम कर पाते हैं, हल कर पाते हैं। देखिए आगे हम और देख लेते हैं। इसी में आपके अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। अधिकरण तत्पुरुष समास में क्या होता है, देखिए तत्पुरुष समास होगा, उसके कुछ भाग पढ़ेंगे। आप जब परसर्ग पढ़ोगे, कारक पढ़ोगे, तब ये आपके अधिक जो तत्पुरुष समास है वह भी उसके साथ साथ आपके तैयार होता जाएगा। उसमें विभक्ति चिन्ह आप जैसे जैसे पढ़ते चलोगे उसके अनुसार यह भी आपके तैयार होता चलेगा। अधिकरण में क्या होता है, में, पे और पर, ये 3 शब्द अगर किसी समास विग्रह के अंदर होते हैं तो हम उसे अधिकरण समास मान लेते हैं। कौन सा समास मान लेते हैं, अधिकरण समास मान लेते हैं। जैसे प्रथम ऑप्शन आपके दिया हुआ है, प्रथम विकल्प दिया हुआ है घुड़सवार, घोड़े पर सवार। घोड़े पर सवार, तो यहां पर अधिकरण है। हमें क्या पूछा है, नहीं है, ऐसा विकल्प जो नहीं है। जलमग्न दिया हुआ है, जल में मग्न, जल में मग्न। तीसरा जो आपको दिया हुआ है लोकप्रिय, लोगों में प्रिय, लोगों में क्या हो, जो प्रिय है वो क्या हो जाएगा, लोकप्रिय हो जाएगा। आप एक इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, एक विकल्प दिया हुआ है सेना नायक, सेना का नायक। तो यहां पर जो चतुर्थ आपके विकल्प है वह आपके शुद्ध हो जाएगा। इसके अंदर आपके अधिकरण समास नहीं है, अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। उसी प्रकार देखिए ये शब्द आपके आते हैं व्याख्यांश के लिए, सार्थक शब्द में कौन सा विकल्प असंगत है। तो इसमें आपको जब आप व्याख्यांश के लिए एक शब्द पढ़ोगे तब आपको इसकी समझ आराम से हो जाएगी। और ये बिंदु ऐसे बिंदु है जो आपको पढ़ाकर ज्यादा समझाया नहीं जा सकता, परंतु ज्यादा से ज्यादा रिवीजन, ज्यादा से ज्यादा आप अगर
विकल्पों को ज्यादा से ज्यादा बुकों को आप पढ़ोगे तब आपके ये आराम से प्रश्न हो जाएंगे। मैं इसका बता देता हूं आपके कि जिसका काम सिद्ध हो चुका हो वह क्या होता है? कृतार्थ। तो यहां पर ये शुद्ध है, सही है। किए हुए उपकार को मानने वाला कृतघ्न, और किए गए उपकार को न मानने वाला तो हो गया आपके कृतघ्न, और मानने वाला हो गया कृतज्ञ। ठीक है। जो इस लोक से अलग हो, जो इस लोक से अलग होगा क्या हो जाएगा? अलौकिक। अगर या इस लोक का होता तो लौकिक, और अगर इस लोक से अलग है तो क्या हो जाएगा? अलौकिक। जो कम बोलता हो, जो कम बोलता हो, इसमें इस विकल्प में दिया है मिष्ट भाषी। मिष्ट माने मीठा हो जाता है, यहां पर होगा मित भाषी। क्या हो जाएगा? मित भाषी। जो कम बोलता है वो क्या होता है? मित भाषी। मित भाषी। यहां पर तो आपके चतुर्थ जो आपके इसमें विकल्प है वह असंगत है, तो इसमें चतुर्थ विकल्प हो जाएगा आपके। और जैसे हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं, जैसे वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है? देखिए, हमने एक बिंदु देखा था जब सिलेबस पढ़ रहे थे, जब हम सिलेबस देख रहे थे तो एक बिंदु देखा था शब्द शुद्धि। तो ये शब्द शुद्धि से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा गया है, और 4 विकल्प दे दिए जाते हैं, और 4 विकल्पों में से आपसे या तो पूछ लिया जाता है कि कौन सा शुद्ध है, या पूछ लिया जाता है कौन सा अशुद्ध है। तो ये उसी प्रकार का आपके प्रश्न है। उसमें आगे भी देख लीजिए, ये वर्तनी की दृष्टि से सभी शब्द शुद्ध है। एक में आपसे अशुद्ध पूछ लिया, दूसरे में आपसे शुद्ध पूछ लिया। तो मैं आपसे बस ये बताना चाह रहा हूं कि ये बिंदु ऐसे हैं कि जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी ये बिंदु आपके तैयार होंगे। जैसे और हम देख लेते हैं कोई कि मुझे ये पुस्तक मित्रों को देनी है। वाक्य, उक्त वाक्य में क्या उद्देश्य पूछ लिया इसने। देखिए, मैं आपको बताता हूं, जब हम वाक्य पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? वाक्य। तो हम इसको दो प्रकार से बांटेंगे। एक में, एक होगा उद्देश्य के आधार पर, एक होगा विधेय के आधार पर। जो उद्देश्य होगा वो होगा कर्ता। कर्ता माने जो कार्य को संपादित करने वाला है, जो काम करने वाला है, वह क्या होता है? कर्ता। इसमें कर्ता कौन है? मुझे ये पुस्तक मित्रों को देनी है, इसमें कर्ता कौन है? देने का कार्य कौन कर रहा है? यहां पर आपको क्या दे दिया गया है? सर्वनाम दे दिया गया है। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम लिख दिया गया। तो यहां पर जो उद्देश्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मुझे। और जो भी आपके इसमें क्रिया होती है, क्रिया कोई हम कौन सा क्या कह देते हैं? विधेय कह देते हैं। तो वाक्य को 2 आधार पर हम बांटेंगे, एक तो उद्देश्य, एक विधेय। उद्देश्य वो जो करता है, और विधेय वो होगा जो क्रिया है। तो ये 2 आधार पर हम आगे पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। बड़ा ही सरलतम तरीके से ये प्रश्न हल किए जा सकते हैं, इनमें कोई ज्यादा आपके माथापच्ची की जरूरत नहीं होगी। अब इसमें भी आपके वर्तनी की दृष्टि से सभी शब्द शुद्ध है, शुद्ध पूछ लिया, ये तो आपकी रिपीट हो गया भाई, है ना। आगे देख लेते हैं। देखिए, लोकोक्ति और मुहावरे में से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें से एक उदाहरण देख लीजिए कि बहता पानी रमता जोगी लोकोक्ति का भावार्थ है। आपको एक लोकोक्ति या मुहावरा दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका भावार्थ क्या है, इसके अर्थ, इसमें जो सारगर्भित अर्थ है वह क्या है। तो इसमें देखिए 4 विकल्प दिए हुए हैं। बहते पानी की तरह जोगी भी निरंतर गतिशीलता बनी रहती है। घुमक्कड़ व्यक्ति कभी एक जगह नहीं रुकता है। ठहरा हुआ पानी और एक स्थान पर रुका हुआ योगी अपनी सार्थकता खो देते हैं। और चौथा जो विकल्प है, बहता हुआ पानी और निरंतर विचरण करता हुआ योगी समाज को गतिशील रहने का संदेश देते हैं। तो देखिए, 4 में से आप 2 को तो बिल्कुल अलग कर सकते हो, उनमें तो आपको सोचने की ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसमें से 2, पहला ये और दूसरा आपका, इनमें क्या होगा, इनसे संबंधित ही नहीं होगा, वो बिल्कुल अलग होंगे। आप पहचान लोगे तो जो लोकोक्ति और मुहावरे के प्रश्न होते हैं उनमें आपको 50-50 तो आप आराम से पहुंच जाते हो। जो खेल होता है वो सिर्फ 2 विकल्पों में होता है। तो यहां पर जो 2 बिंदु हैं, ये आप ज्यादा से ज्यादा जब पढ़ोगे तब आपको इनमें समझ पड़ जाएगी।
आपको याद रहने लग जाएंगे और आप आराम से इनको कर लोगे। इसमें हो जाएगा घुमक्कड़ व्यक्ति कभी एक जगह नहीं रुकता, कि जैसे बहता पानी और रमता जोगी। देखिए हमारे जो सामान्य लोक में एक बात चलती है कि ये तो रमते जोगी हैं, कहने का भाव ये है कि ये एक स्थान पर कभी रुकते नहीं है, घूमने वाले व्यक्ति है। इसका मतलब ये नहीं कि जोगी ही होना चाहिए, वह व्यक्ति कोई भी हो सकता है। इसीलिए आपके ये प्रथम बिंदु भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कह दिया गया कि बहते पानी की तरह जोगी भी निरंतर गतिशीलता बनी रहती है, जोगी की भी। तो यहां पर जोगी के लिए नहीं कहा जा रहा है। बात ये संदर्भ जो दिया जा रहा है, जो भावार्थ इसका है, वह किसी भी व्यक्ति पर अप्लाई हो सकता है। ये एक लोकोक्ति है जो समाज में चलती है। आगे के हम और बिंदु देखते हैं। देखिए आपके संधि का प्रश्न आया है, संधि विच्छेद पूछा गया है। देखिए संधि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है हिंदी की व्याकरण में। अगर आपने संधि को सही अच्छे से समझ लिया तो आप समझिए कि आपने हिंदी के मोटा मोटी भाग को खत्म कर लिया है। अगर आपके संधि अच्छे से हो गई है तो आप उसके साथ उपसर्ग भी आपके हो जाएंगे। सामान्यतः आप फिर प्रत्ययों को भी अलग करने में और समझने में आपकी जो समझ है वह बेहतर हो जाएगी। शब्द भी आप निर्माण करने से आपकी शब्द शुद्धि भी शुद्ध हो जाएगी। शब्द शुद्धि आपकी शुद्ध होगी तो आपके वाक्य शुद्धि में भी वो महत्वपूर्ण योगदान निभाएगी। तो संधि बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है हिंदी व्याकरण के अंदर। तो हम देख लेते हैं। देखिए इसमें संधि विच्छेद का प्रश्न पूछ लिया जाता है। तीन प्रकार के प्रश्न, तीन तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं संधि के अंदर। तीन तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं संधि के अंदर। पहला होता है आपको संधि विच्छेद रूप देकर संधि करने के लिए कहा जा सकता है कि इस शब्द में संधि कीजिए, या आपको संधि रूप देकर उसका विच्छेद करने के लिए कहा जा सकता है। और तीसरा होता है संधि देकर आपको उसमें से संधि का नाम पूछ लिया जा सकता है कि भाई इसमें कौन सी संधि है, संधि का नाम पूछा जा सकता है आपसे। तो तीन प्रकार के प्रश्न आते हैं। और थोड़े दिन अगर आपने 5-7 दिन अच्छे से तैयारी कर ली, 5-7 दिन अच्छे से तैयारी कर ली, तो आप मान के चलिए आपकी आराम से संधि खत्म हो जाएगी। और संधि खत्म होने से आपके बहुत से बिंदु हैं हिंदी के जो तैयार हो जाएंगे। अब देखिए इस बात को भी समझिए आप थोड़ा सा। मैं आपको बताता हूं कि कैसे विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर उन पर ध्यान दिया जाए तो वो कैसे हमारे दूसरी परीक्षाओं में काम आते हैं। तो देखिए इसमें आपको पूछ लिया, एक इसमें जो उदाहरण दिया है वो भी जो शुद्ध है, अंबु धन उर्मी, अंबुर्मी, ये एज इट इज विकल्प उठाकर आपको 2023 जो परीक्षा हुई थी RAS 4th पेपर में, जो आपके हिंदी में ये आपसे पूछ लिया गया था, उसमें आपको अंबुर की ना जल दे दिया गया, जलोर्मी दे दिया गया था, ऐसा कुछ बदलाव करके दिया गया था। तो आप अगर विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर ध्यान देंगे तो आपके आगे की जो आने वाली परीक्षाएं उनका मोटा मोटी खाका एक तैयार हो जाता है। तो इसमें आपसे संधि विच्छेद पूछा गया है। तो इसमें देखिए अन्वेषण के अंदर अनु प्लस ईषण दे दिया जो कि अशुद्ध है। यहां पर क्या आ जाएगा, ऐषण आ जाएगा। कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। जब हम संधि पढ़ेंगे तब आपके ये बड़ी सरलता से ये प्रश्न हो जाएंगे। अभी आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है कि यण संधि क्या हो गई भाई, अयादि संधि क्या आ गई। तो ये धीमे धीमे जब जैसे जैसे आप पढ़ते रहेंगे आपके होते जाएंगे। अब जैसे आपको इसमें दे दिया गया अत्युत्तम, अति प्लस उत्तम, इसके अंदर 2 तय है, इसके अंदर 1 तय है। ज्यादा सोचने विचार करने की बात ही नहीं है, सीधा ये आपके गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और जो तीसरा बिंदु है उसमें आपको दे दिया गया है अन्वय, अन्वय आपको दे दिया गया है, इसका विच्छेद रूप लिखा हुआ है अनु प्लस वय, अनु प्लस वय जो कि अशुद्ध है। यहां पर क्या आ जाएगा, ए, यहां पर शुद्ध रूप क्या आ जाएगा। और यहां पर भी कौन सी संधि हो गई, यण संधि हो गई। और जो चौथा बिंदु है अंबु धन उर्मी, तो अंबु धन उर्मी के अंदर दीर्घ संधि हो जाएगी आपके। और ये दोनों संधि रूप और संधि विच्छेद रूप दोनों ही शुद्ध है, दोनों ही सही है। और इसी के आधार पर आपके चौथा बिंदु भी आपके इसमें सही हो जाएगा। आगे और देख लेते हैं हम। देखिए वाक्य से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि किस विकल्प में संयुक्त वाक्य नहीं है, किस विकल्प में संयुक्त वाक्य नहीं है। जब हम वाक्य रचना पढ़ेंगे तब हम उसमें जानेंगे कि वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल,
सरल, संयुक्त और मिश्र, तीन वाक्य होते हैं। हम इन तीनों को जब पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद बड़ी सरलता से ये प्रश्न आपके हो जाएंगे। इसमें आपसे पूछा गया कि कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है। कौन सा नहीं है भाई? संयुक्त वाक्य। और आपको जो विकल्प दिए हैं कि मैं घर पहुंचा और नौकर बाजार गया, मैं घर पहुंचा और नौकर बाजार गया। देखिए, आप अगर प्रश्न को भी अच्छे से पढ़ते हैं, विकल्पों को भी अच्छे से पढ़ते हैं, तो भी आपके बहुत काम आता है। इसके अंदर आपको एक विकल्प में दिया गया है बाजार गया, क्योंकि शब्द और वाक्य शुद्धि का प्रश्न नहीं है। परंतु अगर इस बाजार को भी आपने, कई बार क्या होता है प्रश्न पत्रों में भी आगे के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके उत्तर छुपे होते हैं, अगर हम उनको भी ध्यान से पढ़ लें तो ये आपके आगे बाजार जो है शब्द शुद्धि के अंदर पूछा गया है, उसमें आपको बाजार दे दिया गया, तो आप यहां से उसका अनुमान लगा सकते हैं कि ये अशुद्ध है कि शुद्ध है। वो आगे हम प्रश्न देखेंगे उसमें। तो प्रश्न क्या है आपके? विकल्प दिया है कि मैं घर पहुंचा और बाजार, नौकर बाजार गया। दूसरा विकल्प, मैं जयपुर जाऊंगा अथवा मोहन मुझसे मिलने यहीं आ जाएगा। ठीक है। तीसरा जो विकल्प दिया हुआ है, मेरा भाई बीमार है अतः मैं उससे मिलने जाऊंगा। चौथा जो दिया हुआ है विकल्प, जहां अभी समुद्र है वहां किस समय, आगे का शायद कुछ कट हो गया है, कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको बता देता हूं। इसमें जहां और वहां दो शब्द दिए हुए हैं। मिश्र जब वाक्य पढ़ेंगे तब हम उसमें समझेंगे कि मिश्र वाक्य के अंदर एक तो होता है प्रधान वाक्य, एक तो होता है प्रधान वाक्य और एक होता है आश्रित वाक्य। तो यहां पर जो दो दो शब्दों से मिलान होता है, दो शब्दों को उसमें संयुक्त रूप में जब पूछा जाता है तो आपके वहां पर क्या हो जाता है? मिश्र वाक्य। यहां पर दो शब्द दिए हुए, जहां और वहां, दोनों का युग्म दिया हुआ है, तो यहां पर आप समझ सकते हो कि यह मिश्र वाक्य है। जैसे यहां पर दिया हुआ है, और जब दो वाक्यों को मिलाने के लिए एक संयोजक शब्द का प्रयोग किया जाता है, दो अलग अलग वाक्यों को मिलाने के लिए एक संयोजक शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है, तब वहां पर कौन सा वाक्य हो जाता है? संयुक्त वाक्य हो जाता है। तो यहां पर संयुक्त वाक्य है। दूसरे के अंदर अथवा दे दिया गया है, तो यहां पर भी संयुक्त वाक्य है। तीसरे में अतः दे दिया, और दोनों वाक्य अलग अलग हैं, दोनों को जोड़ने के लिए एक संयोजक शब्द का प्रयोग हो गया है। और चौथा जो बिंदु है, इसमें आपके मिश्र वाक्य है। अतः कौन से इसमें हमें पूछा गया? संयुक्त वाक्य नहीं है, तो चौथे बिंदु में हमारे मिश्र वाक्य है, तो संयुक्त वाक्य नहीं है, तो ये हमारे सही हो गया विकल्प। इसमें आपसे सर्वनाम पूछा गया है। जब हम सिलेबस देख रहे थे तो एक बिंदु कौन सा था? सर्वनाम। कि सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा। देखिए, दो टॉपिक, दो बिंदुओं से मिलाकर एक प्रश्न बना दिया। इसमें आपको सर्वनाम का भी ज्ञान होना चाहिए और आपको संज्ञा का भी ज्ञान होना चाहिए। जब हम संज्ञा पढ़ेंगे तो संज्ञा पढ़ेंगे भाई, तीन प्रकार की संज्ञा होती है मुख्यतः। कौन कौन सी होती है? तो व्यक्तिवाचक, दूसरी आपके जातिवाचक, और तीसरी आपको होती है भाववाचक। अब इसके अंदर पूछ लिया कि ऐसा शब्द बताइए जो सर्वनाम में प्रत्यय मिलने से भाववाचक संज्ञा बनी है, ऐसा शब्द हमें बताना है। तो देखिए, हम बिंदुओं पर थोड़ी, इनमें जो विकल्प है इन पर थोड़ा ध्यान देते हैं, देख लेते हैं। देखिए, पहला जो इसमें बिंदु है वह है अपनापन, दूसरा है छुटपन। देखिए, छुटपन में क्या हुआ है? छोटा, धन, पन प्रत्यय है इसके अंदर। जो छोटा है, जब भी हम किसी चीज को बताते हैं कि वह गांव छोटा है, छोटा लड़का, छोटा गांव, ये क्या बता रहा है? ये उस व्यक्ति या स्थान की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। और जब भी विशेषता बताई जाती है तो वहां क्या हो जाता है? विशेषण हो जाता है। तो ये जो छोटा शब्द है, ये क्या है? विशेषण। क्योंकि विशेषण है तो ये सर्वनाम नहीं है, विशेषण है इसलिए ये सर्वनाम नहीं है। तो आपके दूसरा बिंदु गलत हो गया। तीसरा बिंदु जो दिया है इसमें अंदर, तीसरा विकल्प जो दिया है वह लड़कपन। लड़कपन शब्द है वह लड़का,
धन पन शब्द से बना हुआ है। ठीक है, पन प्रत्यय हो गया इसके अंदर। और लड़का जो शब्द है वह क्या है? वह संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? ये जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। लड़का कोई एक व्यक्ति के बारे में नहीं बताया जा रहा, एक स्थान के बारे में नहीं बताया जा रहा, ये संकेत कर रहा है पूरी लड़का जाति क्यों उसकी ओर संकेत कर रहा है। इसलिए यहां पर कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, अतः ये सर्वनाम नहीं है। तीसरा जो चौथा विकल्प दिया हुआ है इसके अंदर, जो चौथा विकल्प दिया हुआ है वो कौन सा विकल्प है भाई? लिखावट। इसमें लिख धन आवट, आवट प्रत्यय है और लिख जो धातु है उससे लिखना क्रिया बनती है, तो क्रियावाचक शब्द है, ये क्रियावाचक शब्द है, इसलिए इसमें ये सर्वनाम नहीं है। जो सर्वनाम से संबंधित आपकी जो शब्द है, जो विकल्प है, वह है अपना। जब भी हम संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और यहां पर स्वयं के लिए जब हम कभी कोई बात कहते हैं, कोई वाक्य कहते हैं, तो हम अपने लिए क्या कहते हैं? कि वह व्यक्ति अपना काम कर लेगा। तो अपने जब काम के लिए हमने जिस शब्द का प्रयोग किया वो कौन सा है? अपना। किसी वस्तु को अपनी बताने के लिए आप क्या कहोगे? अपना, अपनी, इन शब्दों का प्रयोग करोगे। तो ये कौन सा शब्द हो गया? अपना सर्वनाम शब्द हो गया। क्या हो गया? सर्वनाम शब्द हो गया। अतः हमें यही पूछा गया कि ऐसा कौन सा शब्द है जो सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। जो सर्वनाम शब्द था परंतु उसमें प्रत्यय का जुड़ाव हुआ, प्रत्यय का योग हुआ और वह शब्द भाववाचक संज्ञा के अंदर चला गया। उस शब्द के बारे में पूछा गया, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? प्रथम विकल्प आपके शुद्ध हो जाएगा। देखिए, वृत्ति का प्रश्न आया है इसमें, आपके वृत्ति का प्रश्न। जब हम वाक्य पढ़ेंगे और क्रिया पढ़ेंगे तब हम इनको समझेंगे, पक्ष, वृत्ति, काल, इन सबको समझेंगे। आप इसमें तो सामान्य भी अगर समझ लगा लें तो भी ये प्रश्न हो सकता है, ज्यादा इसमें तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। आप उधर बैठिए और जो 4 विकल्प दिए हुए हैं, हमें उन विकल्पों पर अगर हम ध्यान देंगे तो हम क्या कह रहे हैं? आप उधर बैठिए, किसी व्यक्ति को क्या कहा जा रहा है? आज्ञा दी जा रही है, आप इधर बैठ जाइए, आप यह कर लीजिए, तुम वह काम कर लो। तो इनमें क्या हो जाएगा? आज्ञा दी जा रही है, अतः इसमें अज्ञार्थक वृत्ति हो जाएगी। कौन सी वृत्ति हो जाएगी? अज्ञार्थक वृत्ति हो जाएगी। आगे और कुछ प्रश्न हैं, उन पर भी हम देख लेते हैं। ये आपके किस वाक्य में काल से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है। जब हम क्रिया पढ़ेंगे तब हम उसमें 3 काल भी पढ़ेंगे कि कौन सी क्रिया कौन से काल की है। 3 काल पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे भूतकाल, एक पढ़ेंगे हम भविष्यत काल, एक पढ़ेंगे हम वर्तमान काल। तो ये काल से संबंधित ही आपसे प्रश्न पूछा हुआ है और इसके अंदर पूछा है वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा। आप जब काल पढ़ोगे तब ये होगा शब्द से आपके बड़ी सरलता से आप इस विकल्प पर, इस उत्तर पर पहुंच जाओगे, इस हल पर पहुंच जाओगे। ये संदिग्ध वर्तमान काल का वाक्य है और आप आराम से इस प्रश्न को कर सकते हैं। बड़ा ही सरल प्रश्न है, ज्यादा समस्या वाला प्रश्न है नहीं। इस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं पर्यायवाची, और विलोम में भी इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक शब्द दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है इसका विलोम क्या होगा, इसका विलोम क्या होगा। उसी प्रकार का प्रश्न यहां पूछा गया है कि सभी शब्दों में इनमें जो पृथ्वी का पर्यायवाची पूछ लिया है कि पृथ्वी का, आपको ऊपर प्रश्न में एक शब्द दे दिया जाएगा और उसमें से आपको नीचे दिए हुए विकल्पों में यह बताना है कौन सा विकल्प समूह है जो आपके पृथ्वी का पर्याय है, जो पृथ्वी के समान देता है आपके अर्थ। तो जैसे इसमें दिया है धरती, अवनी और वृक्ष। वृक्ष जो शब्द है वह आपके किसका पर्याय होता है? हल्लू का, हल्लू का पर्याय होता है। अतः यह आपके गलत हो गया। दूसरा आपको दिया हुआ है मही, विश्वम्भरा, धरणी। तीसरा आपके दिया हुआ है अचला, धरा, याज्ञसेनी। देखिए, याज्ञसेनी होता है वो होता है द्रौपदी का, द्रौपदी होती है, द्रौपदी का आपके जो पर्याय होता है वह याज्ञसेनी होता है। याज्ञसेनी माने अग्नि से जन्म लेने वाली महिला, अग्नि से जन्म लेने वाली महिला। तो यहां पर द्रौपदी आपके इसका उत्तर हो गया, द्रौपदी आपके इसका पर्याय हो गया। अतः ये आपके नहीं होगा, ये आपके गलत हो गया, पृथ्वी का पर्याय नहीं है।
तीसरे में दे दिया, चौथे में विकल्प में आपको क्षिति, वसुधा और मौली। एक शब्द आपको दिया है मौली। मौली जो शब्द है आप बार बार कभी सुनते होंगे, भगवान शंकर के लिए प्रयोग होता है चंद्रमौली। कौन सा शब्द? चंद्रमौली। मौली माने मस्तक, मस्तक या शिखा, चोटी। जिनके चोटी में, जिनके शिखा में, जिनके मस्तक पर चंद्र विराजमान है वो कौन हो जाएंगे? भगवान शंकर। कौन हो जाएंगे? भगवान शंकर। तो मौली से आप ये समझ सकते हैं कि ये किसका पर्याय नहीं है? ये धरती का पर्याय नहीं है, ये मस्तक, शिखा, चोटी इनका पर्याय होता है। तो ये भी आपके विकल्प गलत हो गया। जो दूसरा विकल्प है उस पर हमने बात नहीं की, क्योंकि मैंने देख लिया था इस प्रश्न को कि मही किसका पर्याय है? धरती का। विश्वम्भरा किसका पर्याय है? पृथ्वी का। धरणी किसका पर्याय है? तो ये भी पृथ्वी का पर्याय है। तो अब पर्यायवाची शब्द होते हैं, उनमें देखिए ज्यादा पढ़ाने वाला कुछ होता नहीं है। मैं आपको सीधी बात बता देता हूं कि ज्यादा पढ़ाने वाला कुछ नहीं होता है। हम आपको ज्यादा से ज्यादा ये है कि कुछ पर्यायवाची जो महत्वपूर्ण है उन पर चर्चा कर सकते हैं क्लास के अंदर, पर इन जो बिंदु है इनको ज्यादा तैयार करने के लिए आपको सीधा सा एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है आपको कि ज्यादा से ज्यादा बार आपको इन बिंदुओं को पढ़ना पड़ेगा, तभी ये बिंदु आपके तैयार होने वाले हैं। और अगर आपके ये तैयार हो जाए बिंदु, जैसे पर्यायवाची है, विलोम है, व्याख्यांश के लिए एक शब्द है, ये बिंदु अगर आपके तैयार हो जाते हैं तो आप ये समझिए कि आपने हिंदी में काफी जो वोकेबलरी है आपकी वो अच्छे से तैयार हो जाएगी। वो तैयार होने से जब आप आरएस परीक्षा में अगर सम्मिलित होना चाहते हैं तो उसमें भी आपके ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। आगे के कुछ प्रश्न और देख लेते हैं। जैसे संयुक्त क्रिया पूछ ली। देखिए जब हम क्रिया पढ़ेंगे तो क्रिया का एक रूप और पढ़ेंगे हम, संयुक्त क्रिया, जहां दो क्रियाएं बैक टू बैक, दो क्रियाएं एक के बाद एक पूरी होती है, वहां पर संयुक्त क्रियाएं होती है। तो यहां पूछा है कि संयुक्त क्रिया नहीं हुआ है, किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखिए यहां पूछा है लुटेरों ने पूरे क्षेत्र को लूट लिया। देखिए पहला लूटना का काम हुआ है, फिर लेना का काम हुआ है, ठीक है। तो दो क्रियाएं संपादित हुई है। तीसरा जो बिंदु है आपके इसमें पूछ लिया, वह सारा खाना खा गया। पहले खाने का काम हुआ है, ठीक है, खाने का काम हुआ है, फिर गया, तो दो क्रियाएं हो गई आपके। फिर पूछ लिया आपके चौथे जो विकल्प में, बादलों के कारण चांद नहीं दिखाई दिया। देखना और देना, दो क्रियाएं हुई है। पर जो इसका दूसरा विकल्प है, जो आपके इसमें दूसरा विकल्प है, इसमें मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा, जाने का एक ही कार्य हो रहा है, यहां पर एक ही कार्य हो रहा है, एक ही कार्य, एक ही क्रिया है इसके अंदर, अतः आपका दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आगे कुछ और प्रश्न हैं, उन पर भी हम देख लेते हैं। देखिए जब भी कोई परीक्षा की आप तैयारी करते हैं तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं कि आपको ये पता रहे कि उसमें क्या सिलेबस है, और सिलेबस के बाद जो महत्वपूर्ण बिंदु होता है जिसे आपको समझना होता है वह होता है कि इस बिंदु में किसी विषय, किसी टॉपिक में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि उसी के अनुसार हमें पढ़ना होता है। देखिए अत्यधिक मेहनत करने से, मेहनत करना अच्छी बात होती है, परंतु सही दिशा नहीं है, अगर मेहनत में अगर सही दिशा नहीं है तो वह मेहनत व्यर्थ चली जाती है। क्या हो जाता है भाई? व्यर्थ चली जाती है। तो आप इस बात को समझिएगा कि जो हम पुराने पीवाई के ऊपर हम चर्चा करते हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि इनसे आप जब ये बिंदु पढ़ोगे तब आपको ये समझ रहेगी कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, हमें क्या पढ़ना है और क्या चीज नहीं पढ़नी है। सबसे ज्यादा जब हम किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो यह महत्वपूर्ण होता है कि क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ना तो महत्वपूर्ण होता ही है, परंतु इस बात के साथ अगर यह पता हो आपको कि क्या चीज हमें छोड़नी है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़े होते हैं और उन सबको पढ़ पाना, उन सब बिंदुओं को एज इट इज याद कर पाना बड़ा मुश्किल कार्य होता है। तो हमें क्या होता है, पीवाईक्यू बहुत मदद करता है, अनुमान देता है कि आगे के परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसीलिए हमें पीवाईक्यू पर हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे देखिए एक प्रश्न पूछा है, मिश्र वाक्य नहीं है। मैंने अभी बात की आपको
कि वाक्य तीन प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर, सरल है, संयुक्त है, मिश्र है। तो यहां पर मिश्र का पूछा हुआ है कि कौन सा मिश्र वाक्य नहीं है। सामने वाले विशाल भवन के एक कक्ष में 3 छात्र व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं। ये सरल वाक्य है। क्या है? सरल वाक्य। जब हम वाक्यों पर चर्चा करेंगे आगे तो आप आराम से इस चीज को निकाल पाओगे कि कौन सा सरल है, कौन सा संयुक्त है और कौन सा मिश्र है। तो इसके अंदर जो पूछा हुआ है आपको कि मिश्र वाक्य नहीं है, और आपके जो प्रथम ही हो गया इसका विकल्प। हम 3 विकल्प रहे हैं। देखिए, जब भी आप किसी विकल्प को देखते हैं और आप प्रथम विकल्प या दूसरे विकल्प को आप सही समझ लेते हो और उस बिंदु को अगर आप ओके कर देते हो, तो कई बार इसमें संभावना ही होती है कि वो गलत हो जाएगा आपका। तो चारों जो विकल्प होते हैं उन पर चर्चा करनी चाहिए, उन पर आपको ध्यान से पढ़ना होता है, ताकि हम देख सकें कि कहीं ऐसा नहीं हुआ है कि नीचे कोई दिया हुआ है वह ज्यादा सार्थक है उस ऊपर वाले विकल्प के। तो देखिए, हम चारों बिंदु पर चर्चा करते हैं कि जब बरसात रुकी तब हम लोग घर गए। तो यहां पर मैंने बताया था, जब 2 शब्द आपस में किसी एक वाक्य को जोड़ते हैं वहां मिश्र वाक्य होता है। मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है, एक आश्रित वाक्य होता है। आश्रित वाक्य भी की वाक्य होते हैं, उनके भी कई प्रकार होते हैं। जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, इस बिंदु को पढ़ेंगे, तब हम इन पर विशेष चर्चा करेंगे। जो इसका तीसरा विकल्प है वह सब चाहते हैं कि लोग स्वस्थ रहें। तो जो की शब्द है जो 2 वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है, यह मिश्र वाक्य का उदाहरण होता है। जब आप वाक्य पढ़ोगे तब आप आराम से इस बात को समझ जाओगे कि की वाले किसमें आते हैं। कि जिस शहर में वह गया था वहां कोरोना का कोई मरीज नहीं था। मैंने बताया 2 शब्द जिस और वहां, ये 2 शब्द पूरे वाक्य को एक कर रहे हैं, बना रहे हैं, जोड़ रहे हैं। अतः यह भी मिश्र वाक्य के 3 उदाहरण हो गए। और जो प्रथम इसका उदाहरण है वह सरल वाक्य का है, सरल वाक्य का है। अतः यह आपके इसका उत्तर हो जाएगा। आगे चर्चा कर लेते हैं। एक स्लाइड और रही है, ज्यादा नहीं है, आपको ज्यादा परेशान नहीं किया जाएगा। अब ये प्रश्न पूछा हुआ कि मुझे ये पुस्तक मित्रों को देनी है। ये रिपीट हो गया, शायद हमने इस पर चर्चा कर ली थी। चलिए आ गया तो एक बार और देख लेते हैं। उक्त वाक्य में उद्देश्य, उद्देश्य पूछा। मैंने बताया था आपको कि कोई वाक्य होता है उसको 2 आधार पर हम बांटते हैं, एक तो उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। दूसरा क्या है? विधेय। जो उद्देश्य होता है वह वाक्य का कर्ता होता है, और जो विधेय होता है वह वाक्य की क्रिया होती है। वह वाक्य की क्या होती है? क्रिया होती है। तो यहां पर कर्ता क्या है देख लीजिए। मुझे यह पुस्तक मित्रों को देनी है, कर्ता का जो भाव दे रहा है शब्द वह कौन सा है? मुझे। अतः यहां पर क्या हो जाएगा? मुझे जो प्रथम विकल्प है वह आपके सही हो जाएगा। तो आज की, आगे और कोई है क्या भाई? हाँ ठीक है। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। आज की कक्षा में हमने देखा कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पीएसआई परीक्षा के जो प्रथम पेपर है उसमें हमने ये भी जान लिया कि कौन कौन से बिंदु आपके सिलेबस में हैं। उसके साथ हमने ये भी जाना कि पीएसआई परीक्षा में कैसे हिंदी आपके रीढ़ की हड्डी का काम करती है। पूरा स्ट्रक्चर है। जो 400 नंबर की परीक्षा है उसमें से 200 नंबर केवल हिंदी लेके बैठी है। तो कितनी महत्वपूर्ण है हिंदी, ये भी हमने जान लिया। आगे की कक्षाओं में हम धीमे धीमे इसके सिलेबस पर बात करेंगे। सिलेबस के बाद इसके बिंदुओं पर, सिलेबस के जो बिंदु हैं उनको पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।